हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है जो हमारा 4 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए। इससे पहले हम लोगों ने विजन के जो सारे फुल टेस्ट हैं यानी 24 से 34 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। और ये 35 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इनका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैंने नीचे जो है इसका टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि जो है उसका रिवीजन कर सके। और हमारा एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है, तो आप लोग जो है रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितनी टेस्ट सीरीज हो सके उतनी सॉल्व कर लें। क्योंकि ये मतलब लास्ट में हमारा जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमारा रिवीजन ही काम आता है वहाँ पे रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पर, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि अधिक आर्द्रता के कारण मेघा आच्छादित रात में ओस बनने की संभावना अधिक होती है। सेकेंड है कि शीत ऋतु में जो शीत ऋतु के दौरान धरातल के शीतलन से वायु संतृप्त हो जाती है, जिसके कारण विकिरण कोहरे में विकिरण कोहरे का निर्माण होता है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो इसकी सही है, क्योंकि जो है शीत ऋतु के दौरान धरातल के शीतलन से वायु संतृप्त हो जाती है, जिसके कारण विकिरण कोहरे का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जो ये कहा गया है इसमें कि फर्स्ट में कि अधिक आर्द्रता के कारण मेघा आच्छादित रातों में ओस बनने की संभावना अधिक होती है, तो ये गलत है, ये कम होती है। क्योंकि जो है या तो बहुत कम होती है, ठीक है। क्योंकि ये होता क्या है कि जब मेघा आच्छादित रातें होती हैं तो जो अधिक विकिरण होता है वो हमारा जो है वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाता है, वो वायुमंडल के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो जो है हमारी जो ओस नहीं बन पाती है इससे, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित आयोगों में से भारत में शिक्षा में सुधार से संबंधित था। तो रैले आयोग 1902, सेकेंड है सैडलर आयोग 1917 और ये हंटर आयोग 1882। तो ये जो शिक्षा के संबंध में कहा गया है तो तीनों ये आयोग शिक्षा से संबंधित है भारत में। क्योंकि जो ये रैले आयोग बनाया गया था ये तुम्हारा लॉर्ड देखने को मिले थे लॉर्ड कर्जन के समय। जो ये हमारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था इसी रैले आयोग के अंतर्गत ही लाया गया था बाद में। और ये सैडलर आयोग जो है 1917 में आया था। और हंटर कमीशन जो वुड डिस्पैच बना था 1854 का, ठीक है। जो 1854 का बना था विलियम बेंटिंक के समय, तो उसी का जो है रिव्यू करने के लिए और उसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने के लिए ये आया था, ठीक है। तो हमारा ये सही हो जाता है ए ऑप्शन, ठीक है। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं ये स्टेटमेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53rd क्वेश्चन नंबर पे इसमें कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त निगरानी कार्यक्रम रिपोर्ट से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि विश्व भर में अल्प पोषित बच्चों की संख्या में कमी की दिशा में होने वाली प्रगति के आकलन से है। सेकेंड है कि घरेलू पेयजल साफ सफाई स्वच्छता यानी वाश में असमानता में कमी की दिशा में होने वाली प्रगति का आकलन करने से है। थर्ड सी है कि अल्प विकसित देशों में बाल मृत्यु दर में गिरावट का मापन करने से है। थर्ड है कि विकासशील देशों में बच्चों में निमोनिया और दस्त से होने वाली रोकथाम योग्य मृत्युओं में गिरावट के आकलन से है। तो इसमें जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा जो जारी की जाने वाली विश्व वार्षिक रिपोर्ट है ये संयुक्त निगरानी कार्यक्रम रिपोर्ट, ये इसके संबंध में सेकेंड ऑप्शन सही है। क्योंकि जो है ये घरेलू पेयजल साफ सफाई और स्वच्छता यानी वॉश में असमानता में कमी की दिशा में होने वाली प्रगति के आकलन से संबंधित है, ताकि जो है स्वस्थ समाज हो सके। और हमें जब स्वस्थ समाज होगा तो लोग निरोग भी होंगे, ठीक है। तो बीमारियां भी उसे कम फैलेंगी। तो ये यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक संयुक्त पहल है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है। और ये कार्यक्रम जो है 1990 में चलाया गया था, 1990 में चलाया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 44 क्वेश्चन नंबर पे इसमें कहा गया कि हाल ही में आधिकारिक तौर पे मृत घोषित किया गया ओक जोकुल हिमनद निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये मतलब जो ये ओक जोकुल हिमनद है इसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है कि स्वीडन, बी है रूस, सी है आइसलैंड और डी है नॉर्वे। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो आइसलैंड है इसी में आपको स्थित है ये ओक जोकुल हिमनद। इसे अभी अभी मृत घोषित किया गया है। जो हमारा आइसलैंड का मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है उसी ने इसे मृत घोषित किया है, क्योंकि अभी इसकी जो निश्चित मोटाई होती है एक हिमनद से उससे कम हो गई है। क्योंकि इससे की बहुत तेज़ी से ये पिघल रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इसमें आकलन किया गया तो 2022 तक ये नष्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे
मृत घोषित कर दिया गया है। ये आइसलैंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेपको REPCO रेपको बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह पड़ोसी देशों मुख्य रूप से श्रीलंका और म्यांमार से देश प्रत्यावर्तितों के लिए पुनर्वास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। सेकेंड है कि इस बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल दक्षिण भारतीय राज्यों को आच्छादित करता है। थर्ड है कि यह बैंक गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में के अधीन है। तो ये देखो जो रेपको बैंक के बारे में है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये पड़ोसी देश जो श्रीलंका और म्यांमार से प्रत्यावर्तितों के पुनर्वास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसमें जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन है और इसके जो केवल दक्षिणी भारत के राज्यों जैसे मतलब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और जो आपको पांडुचेरी में देखने को मिलेगा, ठीक है, तमिलनाडु, पांडुचेरी, इन्हीं राज्यों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो हमारा सही है ऑप्शन जो डी है, ये हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 56 क्वेश्चन नंबर। इसमें मैग्रो वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बताना है मैग्रो वन के बारे में। तो फर्स्ट है कि मैग्रो वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित भारत के सभी तटीय राज्यों में विस्तृत हैं। और सेकेंड है कि मैग्रो वनों के अधीन क्षेत्र में निरंतर कमी आ रही है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है निरंतर, जो पहली बात तो ये निरंतर इतना तो कम नहीं हो सकता कि निरंतर कमी आएगी। तो मैग्रो वनों में वृद्धि हो रही है। अभी 2019 की रिपोर्ट आई थी, तो 2017 और 19 की रिपोर्ट में देखा जाए तो उसमें देखने को मिलता है हमारा जो वन क्षेत्र है ये मैग्रो वनों का, ये 54 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 54 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। और अगर दशक की बात करें तो जो ये 2005 में एक सर्वे आया था, उसके बाद 2019 में देखा जाए तो ये अगर देखा जाए कुल कितना मतलब वृद्धि हुई है तो 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो चुकी है। तो ये वृद्धि हो रही है, ना कि कमी हो रही है। तो ये निरंतर वृद्धि का अगर स्टेटमेंट होता तो सही हो जाता। तो हमारा ये देखो सेकेंड गलत हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि हमारे जो भारतीय राज्य जो तटीय राज्य हैं उन सभी में मैग्रो वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि 57 इसमें कहा गया कि विजयनगर साम्राज्य की कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है किसी भी उद्योग पर करों का पूर्ण अभाव था। और सेकेंड है व्यापारी श्रेणियों और शिल्प श्रेणियों को आम लोगों पर कर लगाने का अधिकार था। थर्ड है कि संपन्न और विपन्न दोनों प्रकार के किसानों के लिए कर समान था। और फोर्थ है कि विदेशी व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी व्यापारियों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। तो देखो इसमें जो कहा गया है, तो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा जो विजयनगर साम्राज्य का था, इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये इसमें देखो कहा गया फर्स्ट ऑप्शन, तो ये गलत है, क्योंकि इसका जो जो उद्योग पर करों का पूर्ण अभाव जो कहा है, नहीं इनकी एक मतलब सुस्पष्ट कर प्रणाली थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया फर्स्ट। और सेकेंड में जो कहा गया है कि व्यापारी श्रेणियों और शिल्प श्रेणियों को आम लोगों पर कर लगाने का अधिकार था, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। लेकिन थर्ड वाला फिर गलत हो गया कि क्योंकि इसमें जो है समान नहीं था, संपन्न और विपन्न जो किसान थे उसमें जो है असमानता थी, जो जैसा कर दे सकता था उसी के आधार पर लगाया जाता था, क्योंकि जो विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करता था उस पर ज़्यादा कर था और जो नहीं करता था उन पर कम कर था। तो ठीक, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फोर्थ हमारा सही है, क्योंकि विदेशी व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी व्यापारियों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि इस पे कर लगाया जाता था और यही मतलब एक मेन आधार था, मतलब राज्य का मुख्य राजस्व का आधार था, ठीक है। तो इस पे भी कर लगाया जाता था, तो ये भी गलत हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, केवल 2 स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इसमें तरलता कवरेज अनुपात यानी LCR यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि LCR अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों का अलग रखा गया भाग होता है। सेकेंड है कि 2007 के बाद वैश्विक वित्तीय संकट सुधार के एक भाग के रूप में बैंकिंग पर्यवेक्षक पर बेसल समिति द्वारा आरंभ किया गया था। थर्ड है कि जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार न करने वाली दोनों प्रकार की NBFCs को LCR आवश्यकता के अंतर्गत लाया गया है। तो इसमें बताना है LCR के बारे में, मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में। तो जो इसमें ये बताया गया है, ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें जो LCR अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने वाली उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों का अलग रखरखाव का रखा गया भाग था, और ये 2007 के बाद वैश्विक वित्तीय संकट के सुधार के एक भाग के रूप में बैंकिंग पर्यवेक्षक पर बेसल समिति द्वारा स्थापित किया गया था। और जमा स्वीकार करने वाली या जमा ना स्वीकार करने वाली दोनों प्रकार की NBFCs को इसके अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2 और 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा
59 क्वेश्चन नंबर इसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी SEM के उच्च विभेदन वाली त्रियामी छवियों को प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के केंद्रित बीमा का उपयोग होता है। SEM का निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में अनुप्रयोग होता है, यानी त्रियामी यानी 3D प्रिंटिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, देखो इसमें कितनी टफ लैंग्वेज लिखी है। तो 3D प्रिंटिंग के बारे में जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में कहा गया है कि मतलब इसका मतलब किसमें किन किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट दिया है कृषि क्षेत्र में, सेकंड दिया है नए टीका और दवाओं के परीक्षण में, और थर्ड है माइक्रोचिप उत्पादन में, और आपराधिक और फोरेंसिक जांच में। तो देखो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि कृषि में भी इसका उपयोग किया जाता है 3D प्रिंटिंग के लिए, और नए टीके और दवाओं के परीक्षण के लिए, माइक्रोचिप उत्पादन के लिए, और आपराधिक और फोरेंसिक जांच के लिए, क्योंकि इसकी एक होलोग्राफिक एक इमेज बनाई जाती है, उसके आधार पर मतलब उसका डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे चीज़ें जो है बनाने में सरलता आती है और अच्छे से हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे चारों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, ये 3D प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब कहा गया है कि 60 क्वेश्चन में वैश्विक महासागर कन्वेयर बेल्ट में जल परिसंचरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप देखा जाता है। तो फर्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव के निकट जल अवतरित होता है, सेकंड है कि सतह का गर्म जल भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाया जाता है। तो देखो जो इसमें कहा गया है सेकंड में कि सतह का गर्म जल भूमध्य रेखा के से उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों की तरफ ले जाया जाता है। जैसे ये है, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, और इससे ये ऐसे जाता है, ऐसे ये मतलब पूरी प्रक्रिया करता है, और इसमें ऐसे मतलब ये नॉर्थ में जाता है, तो ये भूमध्य रेखा से चलता है, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे घूम के पूरा चक्र कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और ध्रुव के निकट जो जल अवतरित होता है इसके बारे में जो कहा गया है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत सही है। ठीक है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के निकट जल अवतरित होता है जो ठंडा जल होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश और भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विशेषताएं, समान विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये बताना है। तो ब्रिटिश और भारतीय संविधान के बारे में तो फर्स्ट है विधि का शासन, सेकंड है लिखित संविधान और राज्य व्यवस्था का संघीय ढांचा, फोर्थ है जन सरकार का संघीय स्वरूप। तो देखो जो विधि का शासन है ये मतलब हमारा जो देखने को मिलेगा, तो ये ब्रिटेन और भारत में ये समान दोनों में इम्प्लीमेंट होता है, और सरकार का संसदीय स्वरूप ये भी शामिल होता है। लेकिन लिखित संविधान भारत में है, लेकिन जो ब्रिटिश में ये देखने को नहीं मिलेगा, ये एक लिखित दस्तावेज नहीं है उनका सुस्पष्ट ब्रिटेन का, इसलिए ये उसकी विशेषता नहीं है। और राज्य व्यवस्था का संघीय स्वरूप भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है राजतंत्र है, तो वहाँ एकात्मक स्वरूप देखा जाता है, ना कि संघीय स्वरूप ब्रिटेन में, लेकिन भारत में जो संघीय स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी असमानता है। और विधि का शासन, सरकार का संसदीय स्वरूप, ये दोनों उसकी समानताएं हैं। ठीक है, जो दोनों देशों में इंप्लीमेंट की जाती है। तो 1 और 4 डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 62 में। तो 62 में कहा गया है कि धारवाड़, अरावली और सिंहभूम और बस्तर निम्नलिखित में से क्या समानता है। मतलब धारवाड़, अरावली और सिंहभूम, धारवाड़, अरावली, सिंहभूम और बस्तर में क्या समानता है ये बताना है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक रूप से स्थिर भाग है और प्रमुख क्रेटरों का निर्माण करते हैं। सेकंड बी ऑप्शन है कि ये आर्द्र पर्णपाती वनों के क्षेत्र हैं। सी है कि ये भारत की प्रमुख बिटुमनी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। डी ऑप्शन है कि उपमहाद्वीप में केवल ये ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां अपभ्रंश घाटियां हैं। तो देखो ये ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक रूप से स्थिर भाग है जहां प्रमुख क्रेटरों का निर्माण करते हैं ये। ठीक है, तो ये धारवाड़, अरावली, सिंहभूम और बस्तर के ये देखने को मिलते हैं। तो धारवाड़ ये जो अरावली वाला क्षेत्र होता है हमारा, जो इंडिया का अरावली वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये वहाँ देखने को मिलता है, ये अरावली वाला क्षेत्र। और ये जो धारवाड़ की बात करें तो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, कर्नाटक के आसपास वाला क्षेत्र। और ये जो सिंहभूम है ये वेस्ट बंगाल के करीब है। ठीक है, और बस्तर ये यहाँ पे देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें प्राय सुर्खियों में रहने वाला हेलीकॉप्टर मनी क्या है। तो हेलीकॉप्टर मनी के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो फर्स्ट है कि यह कर अपवंचन का संज्ञान लिए जाने के बाद विदेशी कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए विलंबित कर को संदर्भित करता है। बी है कि यह सरकार द्वारा नाम मात्र ब्याज दरों पर अनियोजित उधारियों के रूप में विदेशियों से लिया गया धन है। सी है कि यह मुद्रा और आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक अपरंपरागत मौद्रिक प्रोत्साहन रणनीति को संदर्भित करता है। थर्ड ये है कि ऑप्शन
या वह स्थिति है जिसमें वित्तीय वर्ष में सरकार की राजस्व आय अनुमानित राशि से अधिक होती है। तो ये इसमें जो हेलीकॉप्टर मनी के बारे में बात करें तो ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति और आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपारंपरिक मौद्रिक प्रोत्साहन रणनीति होती है। ये मतलब होती क्या है, इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, आरबीआई जो है सरकार को पैसे देती है और कहती है कि इसको जो है इम्प्लीमेंट करो, जो मंदी का दौर होता है उससे उभरने के लिए, ठीक है। तो जब सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाते हैं जो मौद्रिक नीति के, और तो उसी के अंतर्गत उसकी डिमांड मतलब मार्केट की डिमांड बढ़ाने के लिए और मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ये मतलब हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किया जाता है, जिससे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचनाओं के माध्यम से जो है मनी का वितरण करती है, और जो पॉलिसीज होती हैं मतलब जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है इसके अंतर्गत मनी को ड्रॉप किया जाता है मार्केट में, ठीक है, ताकि मांग क्रिएट हो सके। तो इसी के लिए सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं। तो डीएनए प्रौद्योगिकी के बारे में बताना है तो मानव इंसुलिन का संश्लेषण, सेकेंड है कीट प्रतिरोधी फसलें, और हेपेटाइटिस और एचआईवी वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण, पर्यावरण की सफाई। तो देखो ये चारों जो स्टेटमेंट हैं चारों सही हैं, क्योंकि जो है पर्यावरण की सफाई के लिए जो है जो माइक्रोबैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये भी उसमें यूज होते हैं जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। और हेपेटाइटिस और एचआईवी के नैदानिक परीक्षण के लिए कि उसका मतलब कैसे उसको दूर किया जाए, वो मतलब उस पार्ट को हटा दिया जाता है, ठीक है। और कीट प्रतिरोधी फसलें जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैंगन में जो है जो पिंक बॉलवर्म था उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। और मानव इंसुलिन का संरक्षण करने के लिए जैसे बीटा सील से बनती है, ठीक है। तो इन सब में प्रयोग किया जाता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में साउथ बरो समिति को नियुक्त किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन 1919 के विरोध प्रदर्शन के बाद बम्बई, दिल्ली और पंजाब में हुए उपद्रव की जांच पड़ताल करने के लिए। सेकेंड है केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति संतुलन का निरूपण करने के लिए। सी प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत सैद्धांतिक सुधारों के पैकेज का वितरण तैयार करने के लिए। डी ऑप्शन है कि बंगाल का विभाजन निरस्त करने की अनुशंसा के लिए। तो ये सी ऑप्शन सही है, जो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत संवैधानिक सुधारों के पैकेज का विवरण तैयार करने के लिए बनाया गया था। ये 1918 में बनाई गई थी, ठीक है, ताकि जो है विश्व युद्ध के बाद इनके जो संवैधानिक सुधारों का पैकेज तैयार किया जा सके। इसके अंतर्गत जो हमारी ये रिफॉर्म आया था जो 1919 का, उसके अंतर्गत उसका भी रिव्यू करना था, इस समिति का कारण था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुद्रा के चलन के वेग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह उस दर की माप है जिस दर पर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विनिमय होता है। सेकेंड है यदि किसी राष्ट्र के एक दूसरे की तुलना में जीडीपी अधिक हो तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन वेग भी अधिक होगा। तो ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये मुद्रा के जीडीपी के मतलब उससे संबंधित नहीं होता है। ये मुद्रा का जो माप होता है वेग चलन का माप होता है, क्योंकि मुद्रा का वेग माप होता है कि किसी राष्ट्र के जो जीडीपी जितनी है उतनी मुद्रा नहीं होता, लेकिन जितना मुद्रा का चलन होगा, ठीक है, वही मुद्रा की वेग अधिक होगा। लेकिन ये जीडीपी के संदर्भ में गलत होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ये सही है, उस दर की माप जिस दर पर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विनिमय होता है, ठीक है। तो ये देखो वैसे भी अगर देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड गलत हो जाता है, फर्स्ट हमारा इसमें सही है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 67 में, इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। फर्स्ट दिया गया है कि पोर्टल और उद्देश्य दिए गए हैं। तो ई बेकरी बैंकों द्वारा कुर्क संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी के बारे में बात करता है। सेकेंड है भारत को सरकार को कर भुगतान का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। और थर्ड है कि संतुष्ट यानी सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए मंच है। तो इनके बारे में बात करता है। तो देखो इसमें जो कहा गया है, तो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, जो ई बिक्री के बारे में बात करता है। तो बैंकों द्वारा कुर्क संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी के बारे में ये तो सही हमारा स्टेटमेंट हो जाता है। लेकिन जो हमारा ये कहा गया है कि भारत कोष के बारे में, तो ये कर भुगतान के लिए नहीं है। ये मतलब कोई जैसे शुल्क है या जुर्माना है या अन्य कोई राशि जो जमा करनी है, ठीक है, उसके लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, ना कि जो है ये कर भुगतान के लिए। थर्ड में जो कहा गया कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। जो श्रम कानून है उनको जमीनी स्तर पर लागू करना, ठीक है, उनके लिए। तो ये दोनों हमारे गलत हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 68 पे। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं में से किसके परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद का विघटन हो सकता है। तो फर्स्ट है कि यदि लोकसभा द्वारा वार्षिक केंद्रीय बजट अस्वीकार कर दिया जाता है। सेकंड है कि प्रधानमंत्री अपने त्यागपत्र दे देता है, अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। थर्ड है कि यदि लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव
पारित कर दिया जाता है। फोर्थ है कि यदि लोकसभा द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो ये देखो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि इसके अगर निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो इससे जो है मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होता है। ये जो होता है किसी मंत्री या किसी समूह के द्वारा या पूरी लोकसभा के द्वारा के लिए लाया जा सकता है किसी पॉलिसी की निंदा करने के लिए, ठीक है, उनकी नीतियों की निंदा करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होता है। लेकिन ये फर्स्ट में और सेकंड थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, क्योंकि ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है, तो इसके संबंध में भी मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। और केंद्रीय जो वार्षिक केंद्रीय बजट हो इसे अस्वीकार कर दिया जाए तो ये भी अगर मतलब ना पास हो तो इसके अंतर्गत जो है विघटन हो जाता है, ताकि इससे पता चलता है कि इसमें जो इसका लोकसभा में बहुमत नहीं है, इसीलिए इसका विघटन होता है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 69 इसमें कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की समृद्धि इंगित करने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मतलब IIPP के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो यह फर्स्ट है, यह सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड है कि IIP का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है और इस सूचकांक में खनन क्षेत्र का भारांश विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तो ये गलत है, क्योंकि जो है खनन क्षेत्र का भारांश इसमें जो देखने को मिलेगा 14% है, ठीक है, लेकिन अगर विनिर्माण क्षेत्र का भारांश अगर देखा जाए तो इसमें 75% है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। और IIP का जो वर्तमान वर्ष है तो 2011-12 है, तो ये हमारा सही है और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, मतलब CSO द्वारा, ठीक है, CSO द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस द्वारा। तो हमारे ये 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तो A ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 70 में इसमें निम्नलिखित में से कौन से फ्लाई एश के हानिकारक प्रभाव हैं। तो फर्स्ट है कि वायु प्रदूषण, जिससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेकेंड है पौधों और जंतुओं में भारी धातुओं का जैव संचयन और उच्च विकिरण प्रदूषण। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो फ्लाई एश होता है ये हमारा जो कोयला होता है, कोयले के दहन से उत्पन्न होता है ये फ्लाई एश, जिससे जो है वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। साथ में पौधों और जंतुओं में भारी तत्वों का जैव संचयन करता है ये, और उच्च विकिरण प्रदूषण होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बाद सेकेंड ऐसा पदार्थ है जो अपने जो सौर विकिरण आती है उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने की समस्या होती है, ठीक है। तो ये सेकेंड ऐसी पोजीशन है जो जलवायु परिवर्तन में जो है मुख्य योगदान करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो D ऑप्शन हमारा सही हो गया, 1 और 2 और 3, ठीक है। चलते हैं 71 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से नई लोकसभा और राज्य विधानसभा का गठन करने के लिए चुनाव को अधिसूचित करता है। तो कौन अधिसूचित करता है। फर्स्ट है भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। सेकेंड है दोनों स्थितियों में भारत का निर्वाचन आयोग। और C ऑप्शन है कि क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल, दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति। तो इसका C ऑप्शन सही है, क्योंकि जो आपको लोकसभा में जो देखने को मिलेगा चुनाव की अधिसूचना जो जारी करता है ये राष्ट्रपति करता है, और राज्य विधानसभाओं के गठन के संबंध में चुनाव की अधिसूचना जो है राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है जो हमारा C ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा तो ये हमारा जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का है, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये सारे प्रोविजन, ये मतलब शक्तियाँ प्राप्त हैं इन लोगों को, राज्यपाल और राष्ट्रपति को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये नियम सूक्ष्म उद्यमों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले ई अपशिष्ट पर लागू नहीं होते हैं, यानी ई वेस्ट पर लागू नहीं होते हैं। सेकेंड है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उनके अपने राज्यों में विस्तारित उत्पादक दायित्व अधिप्रमाणन के अनुपालन की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जो ये कहा गया है तो ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को नहीं दी गई है, ये मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो है उसके अंतर्गत इनको रखा गया है, ना कि राज्य प्रदूषण बोर्डों के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है। ये नियम सूक्ष्म यानी MSMEs जो होते हैं, ठीक है, MSMEs वो जो ई वेस्ट बनाते हैं उन पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वो मतलब पहले भी बहुत छोटे स्तर पे होते हैं, तो वो लोग इतना ज़्यादा ई वेस्ट बनाते भी नहीं हैं। अगर इन पे ऐसे नियम लागू कर दिए जाएंगे तो हमारे जो क्षेत्र हमारे देश में जो है सबसे ज़्यादा रोजगार इन्हीं के माध्यम से प्रोवाइड होता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि ये छोटी पूंजी वाले उद्योग होते हैं तो इतना ज़्यादा वो मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है केवल एक इसके संबंध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 73 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मुगल राज्य के अंतर्गत भूमि अधिकार हस्तांतरणीय और अहस्तांतरणीय दोनों प्रकार के थे, लेकिन मराठा राज्य में केवल हस्तांतरणीय भूमि अधिकार थे। सेकेंड है कि मुगल राज्य सेना में एक
एकीकृत नागरिक और सैन्य नौकरशाही थी, जबकि मराठा राज्य क्षेत्र में नागरिक और सैन्य नौकरशाही पृथक पृथक थी। तो देखो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट जो कहा गया है इसके बारे में ये तो हमारा सही है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि जो मराठा राज्य था उसमें नागरिक और सैन्य जो नौकरशाही थी वो पृथक थी, क्योंकि जो पेशवा होता था वो मतलब सैन्य प्रमुख हुआ करता था। उसके साथ साथ जो देखने को मिलता था इसमें एक संघीय प्रकृति देखने को मिलती थी, जैसे भोसले थे, गायकवाड़ थे गुजरात के, होलकर थे और सिंधिया थे ग्वालियर के, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, एक मतलब संघ बनाकर रखते थे जो अपनी अपनी सैन्य शक्तियों के प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। उसी के अंतर्गत उनके अन्य सैनिक प्रमुख होते थे। तो ये तो था। लेकिन मुगल राज्य क्षेत्र में क्या होता था कि ये मतलब एकात्मक था, क्योंकि इसमें एक देखो ऊपर बहादुर बादशाह हुआ करता था, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा मनसबदारी भी हुआ करती थी और सैन्य प्रमुखता भी होती थी कि सैन्य प्रमुख होते थे, कर अधिकारी प्रमुख होते थे, न्यायिक प्रमुख होते थे। तो ये मतलब उनके मतलब एक हस्तांतरणीय भूमि थे और राज्यपाल भी हुआ करते थे प्रांतों में, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा गलत हो जाता है, सेकेंड हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 74 में। तो इसमें कहा गया है कि लिथियम ट्राइंगल निम्नलिखित में से कौन कौन से देश सम्मिलित हैं लिथियम ट्राइंगल के में। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, और बी है ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर। सी ऑप्शन है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, डी है लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली जो है यहाँ आपको 75% जो है विश्व का जो भंडार देखने को मिलेगा लिथियम ट्राइंगल का, ठीक है। तो यही लिथियम मिलता है। और लिथियम जो लिथियम बैटरी बनाई जाती है जो सौर ऊर्जा के लिए बहुत ही उपयोगी मटेरियल जो है 21वीं सदी का है, ठीक है। तो इसी के लिए इस पर बहुत फोकस हो रहा है कि इंडिया में लिथियम के जो कोई भंडार उपस्थित नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़ा कर्नाटक के पास देखे गए हैं, वो बहुत कम मात्रा में है, जिसे अभी प्राप्त भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही कंट्री जो ये अर्जेंटीना, बोलिविया, ये चिली बहुत ही मतलब इस समय की 21वीं सदी की बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि त्यौहार दिए गए हैं और जनजातियाँ दी हैं। तो बेड़ेश्वर कोयना है और बेसागु भील है, बेहाडा बोडो और संगकेन खम्पटी। तो इसमें देखो जो ये कहा गया संगकेन तो खम्पटी, ये तो हमारा सुमेलित है। तो क्योंकि संगकेन जो त्यौहार होता है ये खम्पटी में मनाया जाता है। ये तुम्हारी जो लोहित नदी है इसी के आसपास के जनजाति क्षेत्र जो खम्पटी जनजाति के लोग हैं ये लोग मनाते हैं। लेकिन जो बेड़ेश्वर की बात करें तो ये बेड़ेश्वर का जो है भीलों द्वारा मनाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में ये देखने को मिलेगा। और वेसा नागू की बात करें तो ये देखो वेसा नागू था ये बोडो में था, और बेहाडा था तो ये कोयना में था, ठीक है। कोयना जनजाति, बेहाडा कोयना जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। तो ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो आपको देख रहे हैं तो इसमें ये सारे के सारे मतलब गलत हैं ये वाले, और इसमें ये संगकेन और खम्पटी जो है ये सुमेलित है। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जाता है। तो फर्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, सेकंड है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और थर्ड है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, फोर्थ है राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य। तो देखो ये जो राज्य लोक सेवा के सदस्य होते हैं इसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन पदच्युत जो है प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट द्वारा इसे हटाया जा सकता है। और जो राज्य प्रशासनिक अधिकरण के जो और ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, लेकिन जो है पदच्युत उसे जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, ठीक है, इनके जो है जो आपको देखने को मिलेगा इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हमारा 1 और 3 सही हो जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो फर्स्ट है कि पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप। तो सियारा नोदा उत्तरी अमेरिका, सियारा माद्रे अफ्रीका और सियारा मोरेना यूरोप। तो देखो ये यूरोप, सियारा मोरेना यूरोप में देखने को मिलेगा, स्पेन के क्षेत्र में, स्पेन जहाँ पे है वहाँ पे, और सियारा नोदा जो है उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। तो ये तो हमारा सुमेलित है। लेकिन सियारा माद्रे की बात करें तो ये अफ्रीका में नहीं, ये मैक्सिको में है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, 1 और 3 हमारा सही सुमेलित है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि राज्यों और संविधान में विशेष प्रावधानों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो संवैधानिक प्रावधान है और राज्य दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 371 नागालैंड, और सेकंड है अनुच्छेद 371 ए महाराष्ट्र, और अनुच्छेद 371 बी असम, अनुच्छेद 371 सी मणिपुर। तो जो इसमें कहा गया है तो देखो ये थर्ड हमारा सही है, फोर्थ सही है, क्योंकि अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर है और
अनुच्छेद 371 भी ये असम के अंतर्गत इसको जो है विशेष दर्जा दिया गया है। लेकिन जो 371 में कहा गया है तो ये महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष दर्जा प्राप्त है, और 371A में नागालैंड को। ठीक है, तो हमारा 3 और 4 मतलब सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, 371 जो 371 आर्टिकल है, इससे जो है 371J तक इसमें 10 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, जिसमें ये सारे इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें देखो फर्स्ट होता है तो ए में तो नागालैंड है, बी में आपको देखने को मिलेगा तो जो 371 जो बी है, ठीक है, 371 बी इसमें असम है, और 371 सी में आपको ये देखने को मिलेगा मणिपुर, 371 डी और ई में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद 371 एफ जो है इसमें सिक्किम को इसका प्रोविज़न किया गया है, जी में मिजोरम का किया गया है, और एच में अरुणाचल प्रदेश का किया गया है, और जो ये हमारा आई है इसमें गोवा किया गया, जे के अंतर्गत कर्नाटक को विशेष दर्जा दिया गया। और ये विशेष दर्जा दिया क्यों जाता है, क्योंकि जैसे किसी की इंटरनेशनल बाउंड्री है, या कोस्टल एरियाज है, या मतलब हिली एरियाज है, या मतलब कोई जनजाति एरिया मतलब है उसी में जो जिससे वो पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये मतलब प्रोविज़न किए जाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 इसमें कहा गया है कि प्रत्यायोजित विधान से आप क्या समझते हैं। प्रत्यायोजित का मतलब अधीनस्थ जो विधान किए जाते हैं उनके बारे में बात करता है। तो ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह स्वयं के प्रशासन के लिए नियम बनाने के लिए के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को निरूपित करता है। सेकंड है, यह संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा बनाई गई उपाधियों और नियमों को निरूपित करता है। थर्ड सी है कि यह वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें अनुदान की सभी बकाया मांगों की चर्चा के अंत में मतदान के लिए रखा जाता है। डी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दायित्व और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को निरूपित करता है। तो देखो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा बनाई गई उपविधियों के नियम को निरूपित करता है। ठीक है, यही मतलब उपविधियों को निरूपित करने के लिए ये मतलब प्रत्यायोजित विधान से इसी को जो है बनाया जाता है, ताकि वो लोग अपने नियम और विनियम बना सके और उसके अनुसार प्रशासन को चला सकें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांडों के संबंध में कितनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चाक निर्मित मृदभांड होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सेकंड है कि सादे मृदभांड चित्रित मृदभांडों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं और ये आमतौर पर लाल मिट्टी के बने होते थे। थर्ड है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सभी बस्तियों में फैंस के प्रचलित लघु पात्र थे। तो ये गलत है, सभी जो है बस्तियों में नहीं थे, ये आपको बहुत ही कॉस्टली देखने को मिलते थे जो फैंस के बने होते। फैंस मतलब ये बालू और जो बालू रेत और रंग व चिपचिपे पदार्थों के बने होते थे फैंस, और ये आपको देखने को मिलेंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में देखने को मिलते थे, ना कि सभी सिंधु घाटी बस्तियों में। ठीक है, और ये सेकेंड तो हमारा चाहिए, सादे मृदभांड चित्रित मृदभांडों की तुलना में अधिक पाए जाते थे, ये आमतौर पर लाल मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, लेकिन ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये चाक से ही निर्मित मिलने के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में चाक निर्मित मृदभांड जो पहिए से बनाए जाते थे, चाक पहिए से बनाए जाते थे, क्योंकि हाथ से बनाए जाने की बहुत ही कम मात्रा में मिलते थे। तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो ए ऑप्शन सही है, केवल 2 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यदि आप भारत के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर यात्रा कर रहे हैं तो आप संभवतः निम्नलिखित में से किन संरक्षित क्षेत्रों से गुजरेंगे। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य और बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखो इसमें जो थर्ड है स्टेटमेंट ये तो हमारा सही है, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये असम में आपको देखने को मिलेगा, ये तो हमारा ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर से ये गुजरता है। ठीक है, लेकिन पेंच और गिर में ये नहीं गुजरता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों गलत हैं, तो हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन, केवल 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि इसमें निम्नलिखित इंडियन ओशियन सुनामी रेडी प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य संरचनात्मक और व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सुनामी आपात स्थितियों के लिए तटीय समुदाय की तैयारी में सुधार करना है, और सेकंड है या इसरो और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त पहल है। तो ये गलत है, क्योंकि जो ये ओशियानिक जो आपको देखने को मिलेगा वो इंडियन ओशियानिक सुनामी रेडी प्रोग्राम, ठीक है, तो ये हमारा यूनेस्को और मतलब यूनेस्को इंटीग्रल ओशियानिक ग्राफिक कमीशन द्वारा बनाया, मतलब यूनेस्को के अंतर्गत जो इंटर गवर्नमेंटल ओशियानिक ग्राफिक जो कमीशन है उसके अंतर्गत तैयार किया गया, उसी की ये पहल है। ठीक है, और ये संयुक्त इसका उद्देश्य संरचनात्मक और व्यवस्थित ढंग से सुनामी आपात स्थितियों के लिए तटीय समुदाय की तैयारी में सुधार करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन सही है, केवल 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 83। इसमें कहा गया कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना का उद्देश्य है। तो फर्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की दक्षता में वृद्धि करना, सेकंड है बी ऑप्शन है कि
सरकारों की जलवायु संबंधी नीतियों को सुदृढ़ करना। सी है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चोरी और समुद्री डकैती का सामना करना। और डी ऑप्शन है कि एशियाई महाद्वीप में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों और आतंक के वित्त पोषण को रोकना है। ठीक है, तो जो इसमें ये 83 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा सूक्ष्म लघु उद्यम और उद्यम मंत्रालय की दक्षता को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो हमारा ये ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये क्या करता है, एमएसएमई की जो क्षमता में वृद्धि करना है। ठीक है, एक तो क्षमता में वृद्धि करना है, सेकेंड करें विनिर्माण में वृद्धि करना है, और बाज़ारों की तक पहुंच जो है इनको सुनिश्चित कराना है। ठीक है, ताकि इनका जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए और इनका विकास किया जाए, क्योंकि जो हमारे एमएसएमईज हैं ये सबसे ज़्यादा रोजगार इंडिया में प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए इनको प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना चलाई गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाल ही में बुद्धिती ब्रास क्राफ्ट सुर्खियों में बनी हुई है। यह पीतल जैसी मिश्र धातु से निर्मित उत्पाद है। इसे किस राज्य द्वारा भौगोलिक संकेतक हस्तकला के रूप में पंजीकृत किया गया है, मतलब जीआई टैग के रूप में जो है किया गया है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश, बी है तुम्हारा महाराष्ट्र और सी है महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश। तो ए ऑप्शन सही है, जो ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो ये बुद्धिती ब्रास क्राफ्ट है। ठीक है, जो ये मतलब जिसको जीआई टैग के लिए प्रदान किया गया है। और ये जीआई टैग जो आपको देखने को मिलेगा, तो जीआई टैग गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 के अंतर्गत जीआई टैग दिया जाता है वस्तुओं को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है वेदांग और इससे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो शिक्षा के लिए और कल्प के लिए, निरुत्तर के लिए, छंद के लिए। तो देखो शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो ये वेद विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और शब्द और ये कल्प के लिए बात करें तो कल्प के लिए जो ये बात करता है, ठीक है, तो कल्प के लिए आपको देखने को मिलेगा, तो ये कल्प जो होता है ये अनुष्ठान के लिए प्रयोग होता है, और निरुक्त होता है ये शब्दोत्पत्ति के लिए, ये सुमेलित है, और छंद जो होता है वेद पाठ की लय से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारे 3 और 4 सही हो जाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। और इसमें ये वेदांग होते हैं, ये 6 वेदांग होते हैं जो अंगों को निरूपित करते हैं। तो 6 वेदांगों में एक तो व्याकरण होता है जो व्याकरण की संबंधित, व्याकरण भाषा से संबंधित होता है, एक ज्योतिष होता है जो खगोल शास्त्र से होता है, और 4 ये हो जाते हैं। तो 6 ये मतलब वेदांग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अंगों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कि मृत क्षेत्र यानी डेड जोन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मृत क्षेत्र विश्व के महासागरों और झीलों में पाए जाने वाले अल्प ऑक्सीजन युक्त क्षेत्र हैं। यह प्रायः आवासीय समुद्र तटों के समीप पाए जाते हैं। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है तीनों के तीनों सही हैं, तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाता है 1, 2, 3, क्योंकि ये मृत क्षेत्र जो आपको देखने को मिले थे जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पोषण मतलब ज़्यादा हो जाता है, पोषक तत्व ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ की समुद्र के जीवों की क्रियाशीलता जो है माइक्रोबैक्टीरिया या शैवाल और साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, जिसके ऑक्सीजन की डिमांड की अधिकता हो जाती है। और जो वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन की डिमांड तो अधिक हो जाती है, लेकिन उसमें जो देखने को मिलेगा तो ऑक्सीजन की पूर्ति उतनी ही होती है, तो जो है वो डेड जोन हो जाते हैं। उससे जो है वहाँ का पारितंत्र प्रभावित होता है, वहाँ के जीव जंतु मरने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को डेड जोन के नाम से जानते हैं, और ये आवासीय समुद्री तटीय के समीप पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो जनसंख्या घनत्व नगरीय क्षेत्र होता है वहाँ का जो जल जाता है समुद्र में, जिसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे ये मतलब क्रिया प्रभावित होने लगती है, जलीय पारितंत्र प्रभावित होने लगता है इससे। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये जो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को भी मिलते हैं, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी में आपको ओमान की खाड़ी के पास में ये क्षेत्र देखने को मिलेगा, ओमान, पाकिस्तान और ये ईरान, ये वाला क्षेत्र जो होता है यहाँ, और बंगाल की खाड़ी में भी है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 87 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित शैलियों में से कौन सी नागर स्थापत्य कला के एक प्रकार यानी फामसाना की विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है कि इस संरचना में शिखर कई फलकों से मिलकर बने होते हैं जो भवनों के केंद्र पर शीर्ष बिंदु की ओर सीधी रेखा के ऊपर उठते थे। सेकेंड है कि उत्तर भारत में फामसाना डिजाइन अधिकांशतः गर्भगृह के लिए प्रयोग की जाती थी। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये गर्भगृह के लिए प्रयोग नहीं की जाती थी। ये जो फामसाना जो शैली थी ये आपको देखने को मिलेगी जो मंडप हुआ करते थे। ठीक है, मंदिर का जो मंडप होता था मंडप के लिए प्रयोग होती थी, ना कि गर्भगृह के लिए। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, कि ये शिखर कई फलकों से मिलकर बने होते हैं जो भवनों के केंद्र पर शीर्ष बिंदु की ओर सीधी रेखा में ऊपर उठते थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से अंतः स्थापित किया गया था, तो ये बताना है। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। तो फर्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट कार्य दशाओं से संबंधित प्रावधानों को अंतः स्थापित किया गया था। सेकेंड है अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन को उपबंधित किया गया था। थर्ड है प्रशासनिक अधिकरण को उपबंधित किया गया था, मतलब प्रशासनिक अधिकरणों का प्रोविजन किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, सेकेंड एंड थर्ड, लेकिन फर्स्ट गलत है, इसका प्रोविजन नहीं किया गया था। नीति निर्देशक के अंतर्गत आपको समान विधिक सहायता पाने, समान न्याय और विधिक सहायता पाने का अधिकार जोड़ा गया था इसके अंतर्गत। और उद्योग प्रबंधन में कामगारों का जो पार्टिसिपेशन के लिए प्रोविज़न किया गया था। और पर्यावरण, वन संरक्षण जनजातियों के लिए प्रोविज़न किया गया था। ये मतलब नीति निर्देशक के तीनों प्रोविजनों को इनमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये हमारा नहीं था, फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। सेकेंड थर्ड सही है, तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। 2 और 3 चलते नेक्स्ट में। 89 इसमें कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ किए गए स्पेशल मेंशन अकाउंट के संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि उन ग्राहकों के खाते जिन्होंने ऋण अदायगी के भुगतान के संबंध में कोई चूक नहीं की थी। सेकंड है ऐसे खाते जिनमें एनपीए दबावग्रस्त अस्थियां होने की संभावना थी। सी ऑप्शन है कि भारत के लोक लेखा के तहत आकस्मिक व्ययों के लिए निर्मित किया गया खाता है। डी है कि केवल अंतरण भुगतान से संबंधित बैंक खाते हैं, ठीक है। तो जो इसमें कहा गया है, तो ये देखो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए है, तो जो ऐसे खाते जिसमें एनपीए दबावग्रस्त हस्तियां होने की संभावना थी, उन्हीं के लिए मतलब किया गया था, ताकि जो है उन्हें, इसमें होता क्या था, जो ये 90 दिन का बैड एसेट होती थी, उनके लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता था, ताकि जो है उनकी परफॉर्मेंस अधिक की मतलब बढ़ाई जाए और उसे उन एनपीए से उभारा भी जा सके, ठीक है। तो उसके लिए ये मतलब किया जाता था। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ईसीबी के बारे में, यानी बाह्य वाणिज्य उधार। तो ईसीबी को भारतीय रुपया यानी आईएनआर या किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई है, तो पात्र सभी संस्थाएं ईसीबी मार्ग के माध्यम से उधार ले सकती हैं। थर्ड है कि भारतीय फर्मों द्वारा एक वर्ष के दौरान प्राप्त की जाने वाली ईसीबी की कुल राशि सीमित होती है। तो जो इसमें कहा गया है, तो देखो जो ईसीबी के बारे में जो ये इसमें बताया गया है, तो ईसीबी के बारे में ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ईसीबी भारतीय रुपया या किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया जा सकता है। और प्रत्यक्ष विदेशी यानी एफडीआई के सभी पात्र संस्थाएं ईसीबी मार्ग के माध्यम से उधार ले सकती हैं। और भारतीय फर्मों द्वारा एक वर्ष के दौरान प्राप्त की जाने वाली ईसीबी की कुल राशि सीमित होती है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब असीमितता नहीं है, सीमित है। तो ये भी हमारा प्रोविज़न सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2 और 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य सौंप सकता है जिन पर संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार है। सेकेंड है किसी राज्य का राज्यपाल भारत की सहमति से केंद्र सरकार को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य सौंप सकता है जिन पर राज्य की कार्यशक्ति का विस्तार है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 258, ठीक है, 258 के अंतर्गत जो है क्या करता है, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उसी के राज्य के अधिकारियों के किसी ऐसे विषय कृत्यों को सौंप सकता है जो संघ की कार्यकारी शक्ति में आते हैं। और आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा 258, ठीक है, 258A, उसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल भारत की सरकार की सहमति से केंद्र सरकार को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य सौंप सकता है जिन पर राज्य सरकार की कार्यशक्ति का विस्तार हो, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 92 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भागवत धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह विष्णु या भागवत की उपासना पर केंद्रित था, यह ऋग्वेद काल के दौरान आरंभ हुआ था। सेकेंड है कि भागवत धर्म की मुख्य विशेषताएं भक्ति और अहिंसा हैं और इसे अवतारवाद के सिद्धांत का प्रचार किया है। तो ये तो हमारा सेकेंड थर्ड ऑप्शन सही है और सेकेंड भी सही है, क्योंकि ये भक्ति और अहिंसा पर आधारित था और ये अवतारवाद के सिद्धांत का प्रसार करता था। लेकिन ये जो कहा गया है कि भारतीय ऋग्वेद के काल में, तो नहीं, ये ऋग्वेद के काल में नहीं, ये मौर्योत्तर जो काल था, ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो है इसका आरंभ हुआ था।
ना कि जो है ऋग्वेद काल में। लेकिन ये विष्णु और भागवत की उपासना जो है पर केंद्रित था, जैसे कृष्ण और राम जो है विष्णु की उपासना पर मतलब आधारित हैं। ठीक है, तो 2 और 3 हमारे सही हो जाते हैं स्टेटमेंट, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन मामलों में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता है? तो फर्स्ट है, कोई भारतीय नागरिक वाणिज्य उद्योग के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच बनाना और उन्हें प्राप्त करना चाह रहा हो। सेकेंड हमारा है कि इसमें कहा गया कि कोई भारतीय नागरिक भारत से प्राप्त जैविक संसाधन से संबंधित अपने शोध को गैर निवासी भारतीयों को हस्तांतरित करना चाह रहा हो। थर्ड है कि मानव अनुवांशिक सामग्री से संबंधित अनुसंधान के लिए पेटेंट प्राप्त करना है। ठीक है, तो जो ये कहा गया है तो ये थर्ड तो हमारा गलत है, क्योंकि जो है ये जो मानव अनुवांशिक सामग्री है जो ये आपको दी गई, इसमें परिभाषा जो दी गई है, ये परिभाषा जो दी गई है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, उससे बाहर इसे रखा गया है, तो ये थर्ड वाला हमारा गलत हो जाता है। और फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि जो वाणिज्य उद्योग जैविक संसाधन तक पहुंच बनाना और उन्हें प्राप्त करने की चाह के लिए जो है राज्य जैव विविधता बोर्डों के अंतर्गत आता है, ना कि मतलब जैव विविधता प्राधिकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, लेकिन ये सेकेंड सही है। कोई भी भारतीय नागरिक भारत से प्राप्त जैविक संसाधन से संबंधित अपने शोध को गैर निवासी भारतीय को हस्तांतरित करना चाह रहा हो तो उसे अनुमति लेना पड़ेगा, उसको मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सेकेंड हमारा स्टेटमेंट केवल सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, इस व्यवस्था के तहत राज्यों की राजस्व हानि के 100% की केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की क्षतिपूर्ति की जाएगी। सेकेंड है, जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्यों को प्रत्येक माह के अंत में दी जाएगी और इस उद्देश्य के लिए भारत की लोक लेखा के तहत जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष का गठन किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, लेकिन जो ये कहा गया सेकंड में क्षतिपूर्ति राज्यों को प्रत्येक माह तो नहीं, प्रत्येक 2 माह के अंत में दी जाएगी क्षतिपूर्ति। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। और ये जो कहा गया है कि 5 वर्षों तक जो क्षतिपूर्ति है ये राजस्व हानि की 100%, तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि जो 100% की जो क्षतिपूर्ति है ये 3 वर्ष तक दी जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष तक ये दी जाएगी। उसके बाद चौथे वर्ष में क्या होगा, ये 75% क्षतिपूर्ति दी जाएगी और 5वें वर्ष में 50% क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें केवल थर्ड ऑप्शन सही है, तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें से कहा गया है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में तलीक, नस्टील और शिकस्ते संदर्भित करते हैं। तो फर्स्ट है, फारसी भाषा की सुलेखन शैलियों को, और बी ऑप्शन है कि ईश्वर में विश्वास न करने वाली स्थानीय जनजातियों को, सी है कि नए साल के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले एक फारसी त्यौहार को, डी है कि मुगल दरबार में अभिनंदन के तरीकों को। तो ठीक है, तो ये देखो ये ऑप्शन सही है, जो फारसी भाषा की सुलेखन शैलियाँ थी इसे नस्तील और तलीक और शिकस्ते कहा जाता था। ठीक है, तो ये मतलब सुलेखन शैलियाँ थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि नेशनल हेल्थ स्टैग NSH स्वास्थ्य सूचना को कारगर बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य रिकॉर्ड की परिकल्पना करता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन नेशनल हेल्थ स्टैग के संदर्भ में सही है? तो फर्स्ट है, NHS को सामान्य सार्वजनिक हित के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। सेकेंड है, यह स्वास्थ्य सुरक्षा की लागतों में उल्लेखनीय कमी लाएगा और संपूर्ण आबादी के कल्याण को बढ़ावा देगा। थर्ड है कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, तो जो ये कहा गया है कि स्वास्थ्य परिवार और इलेक्ट्रॉनिक की एक पहल है, तो ये तो हमारा जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा तो ये तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये आपको नीति आयोग की पहल है। क्योंकि ये जो आयुष्मान भारत और भारत की अन्य जो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके डिजिटल हेल्थ केयर अवसंरचना के विकास के संबंध में ये नीति आयोग का ब्लूप्रिंट बनाया गया है उन सूचनाओं को, मतलब उन योजनाओं को लेकर। ठीक है, स्वास्थ्य की जो है, तो ये तो हमारा गलत हो जाता है थर्ड ऑप्शन। और फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा की लागतों में उल्लेखनीय कमी लाएगा और संपूर्ण आबादी के कल्याण को बढ़ावा देगा। फर्स्ट है कि NH यानी नेशनल हेल्थ स्टेट को सामान्य सार्वजनिक हित के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 1 और 2, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में कहा गया है कि भारत बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, भारतीय बीमा प्राधिकरण विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IREDAI भारत में बीमा क्षेत्र
समग्र पर्यवेक्षक और विकास हेतु एक सांविधिक निकाय है। और सेकंड है भारतीय जीवन बीमा निगम भारत में जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र कंपनी है। तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक मतलब प्राइवेट क्षेत्र में तो बहुत सी कंपनियां मतलब लगभग 24 के समथिंग काम करती हैं, लेकिन जो है सार्वजनिक क्षेत्र का केवल एक ही बीमा प्राधिकरण है, LIC, ठीक है। और ये इरेडा जो है आपको बनाया गया था भारतीय बीमा विनियामक विकास एक्ट के अंतर्गत, एक्ट 1999 के अंतर्गत बनाया गया एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है इसका, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही लक्ष्या पहल संबंधित है, यानी LAQSHYA लक्ष्या के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि कोविड-19 की प्रतिक्रिया में लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। सेकेंड है प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्षों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार से। और सी ऑप्शन है कि स्नातक छात्रों को उनकी आजीविका के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रदान करने के लिए। डी ऑप्शन है कि भारत के भविष्य के विकास और गुणवत्तापूर्ण अंतिम आंकड़ों के प्रसंस्करण को सुलभ बनाने से। तो ये जो कहा गया है, तो इसमें देखो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो लक्ष्य चलाया गया था, ये प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्षों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाया गया था। क्योंकि होता क्या था एक्चुअली, इसमें जो है जो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी, जिससे जो है मातृ जन्म दर और स्वस्थ जो शिशु मृत्यु दर, ये भी को जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसकी गुणवत्ता नहीं होती है, जब देखभाल अच्छी नहीं होती तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसी को जो है बढ़ाने के लिए और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये लक्ष्य चलाया गया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में परबच्ची को संभावित लाभ है, परबच्चियों का संभावित लाभ है। तो फर्स्ट है प्रजातियों की विविधता में वृद्धि और रोग के प्रसार को धीमा कर देना, अन्य प्रजातियों के प्राकृतिक आवास के विनाश को रोकना। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि प्रजातियों की विविधता में वृद्धि और रोग के प्रसार को धीमा करना, अन्य प्रजातियों के प्राकृतिक आवास के विनाश को रोकना भी है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र में परबच्चियों का संभावित लाभ हैं, ठीक है। इससे तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें नेचुरा 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह विश्व की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रमुख प्रजनन और विश्व स्थलों का एक बड़ा समन्वित नेटवर्क है, और ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की एक पहल है। तो ये गलत है, ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की एक पहल नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगी यूरोपीय संघ है, जो यूरोपीय संघ के अंतर्गत यूरोपीय यूनियन आयोग जो होता है उसी की एक ये पहल है, ठीक है। और ये नेचुरा 2000 मतलब विश्व की जो 2000 संरक्षित क्षेत्रों का एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। इसी के बारे में ये बात करता है। तो ये इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इसे अंतर्गत 2000 स्थानों को संरक्षित किया गया है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सॉरी, ये हमारा सही होगा। तो सेकेंड हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये यूरोपियन संघ का है, तो हमारा केवल एक सही हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, 100 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, मतलब 50 क्वेश्चन आज के पूरे होंगे, तो 35 तक हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। इसका अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और आपके अगर दोस्त कोई अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो उसमें भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर हम लेक्चर बनाते हैं, अगर ज़्यादा लोगों को वो मतलब बेनिफिट नहीं पहुंचाता है, तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, तो इतना तो बनता है कि आप लगभग एक शेयर कीजिए और एक लाइक, ये तो इतना बनता ही है, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं रेगुलर बेसिस पे ला सके। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ है इस समय, इसीलिए, वरना आप देखो मंडे मतलब कल यानी परसों से हम रेगुलर बेसिस पे आपको पूरा एक वीडियो मिल जाया करेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं सारा का सारा आपको करा दूंगा, और करंट अफेयर का भी रिवीजन में स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई सुविधा ना हो, और पूरे साल का करंट अफेयर भी रिवीजन करवा दें हम उसमें, ठीक है। ताकि एग्ज़ाम अब पास हो गया है, एग्ज़ाम के लिए अब कोई भी टाइम बचा नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।